Hey guys, this is Jitendra Kumar Kumaut. Welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, रीट की ऑनलाइन क्लासेज अपनी बहुत सक्सेसफुल तरीके से चल रही थी और अपन ने रीट की ऑनलाइन क्लासेज में टीचिंग मेथड वाला पार्ट उठाया था। और टीचिंग मेथड में मैंने आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? जीटी मेथड लिया था मैंने। और जीटी मेथड के अपन ने 2 पार्ट्स अपन ने क्लियर कर लिए थे और आज जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ वो 3rd पार्ट लेकर आया हूँ। और मैंने 2 पार्ट्स में आपको क्या बताए थे मैं ये भी बता दूँ। जीटी मेथड के फर्स्ट पार्ट में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। सेकंड पार्ट में भी अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स को ही आगे बढ़ाया था और 3rd पार्ट में आज मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का जो अपना पार्ट होगा उसको कंप्लीट कर लूँगा। आ रही होगी मेरी बात समझ में? वीडियो को आगे बढ़ाऊँ इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो निःशुल्क कक्षाएं आपको मिल रही है वो अपने ठीक है आसपास के एरिया में बहुत ही अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। ठीक है, कहीं से कोई कॉपी आइडिया नहीं है, अपना खुद का बहुत अच्छा मटेरियल हमने तैयार किया है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जिससे आपके आइडियाज क्लियर हो सके। और अगर मान लो आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज अपन ले लेते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे बढ़ा लेते हैं। तो मैं बता दूं कि जीटी मेथड जो होता है उस जीटी मेथड में अपने जो क्लासरूम जो ठीक है जो क्लासेज जो होती है वो क्लासेज कैसे ऑर्गेनाइज होती है साहब? नेटिव लैंग्वेज में क्या की जाती है? ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। मैंने क्या कहा कि जीटी मेथड में जो क्लासेज होती है वो हमेशा नेटिव लैंग्वेज में लगती है, मदर टंग में ही लगती है। मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डाल रहा हूँ कि क्लासेज आर कंडक्टेड या ऑर्गेनाइज्ड, बात एक ही है। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया इन मदर टंग जिसको मैं नेटिव लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ। मदर टंग को अपन क्या बोल देंगे? नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा बोल लेंगे। तो पहला रूल आज का समझ में आया होगा आप लोगों को, इसकी कैरेक्टर्स की समझ में आई होगी कि जीटी मेथड में जो क्लासेज लगती है वो क्लासेज हमेशा ठीक है मदर टंग में लगती है। नेक्स्ट इसमें रूल बन जाएगा कि जीटी मेथड में जो अपनी ग्रामर यूज की जाती है वो ग्रामर कहाँ से ली जाती है? रीडिंग टेक्स्ट बुक से ही ली जाती है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जीटी मेथड में जो ग्रामर होती है वो ग्रामर वाला पार्ट कहाँ से लिया जाता है साहब? अपनी रीडिंग टेक्स्ट बुक से लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ये बना देता हूँ कि ग्रामर, ध्यान दे स्टूडेंट, देखो समझ में आएगा आपको ग्रामर। और मैं यहाँ पर बोलता हूँ साहब इज टेकन, ग्रामर ली जाती है और वो भी कहाँ से ली जाती है साहब? फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट बुक। तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, रीडिंग टेक्स्ट बुक से क्या ली जाती है साहब? ग्रामर उठाई जाती है। मतलब ग्रामर के जो पॉइंट्स उठाए जाते हैं, आप ग्रामर यहाँ पर लिखा है मैंने, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि ग्रामर पॉइंट्स आर, ऐसे भी कुछ हो सकता है, ध्यान रखना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ आपको, सीधी लैंग्वेज में दे रहा हूँ कि ग्रामर के पॉइंट्स या फिर ग्रामर जो होती है वो कहाँ से ली जाती है? अपनी रीडिंग टेक्स्ट बुक से ही ली जाती है। तो आपको उम्मीद है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आज की समझ में आई होगी। अब 3rd कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लूँ मैं, तो बता देता हूँ कि ग्रामर जो होती है ना साहब वो रूल प्रोवाइड करवाती है। ग्रामर क्या प्रोवाइड कराती है साहब? रूल प्रोवाइड करवाती है। और वो रूल क्यों प्रोवाइड कराती है साहब? ठीक है, फॉर असेंबलिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेज। ठीक है, शब्दों को सेंटेंस में असेंबल करने के लिए, शब्दों को ठीक है सेंटेंस में ठीक है क्या करने के लिए? कन्वर्ट करने के लिए, असेंबल करने के लिए ठीक है हमें ग्रामर क्या करती है साहब? रूल्स प्रोवाइड करवाती है। ये रूल समझ में आया होगा आप लोगों को कि अगर हमें शब्दों को सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हमारी जो ग्रामर होती है वो हमें रूल्स प्रोवाइड कराती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साहब कि ग्रामर प्रोवाइड्स रूल्स, और ये मैं लिख दिया साहब फॉर असेंबलिंग। देखो बहुत अच्छे आपके ये नोट्स बनने वाले हैं, असेंबलिंग वर्ड्स, और ये मैंने लिख दिया साहब किसमें? इनटू सेंटेंसेस। देखो ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मेरे को लगता है। इस रूल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरा जो नेक्स्ट रूल इसमें आएगा वो नेक्स्ट रूल भी आप ध्यान से समझ ले। नेक्स्ट रूल अपना क्या कहना चाह रहा है उस पर फोकस करना थोड़ा सा कि
अपना जीटी मेथड जो होता है, उस जीटी मेथड में अपने जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं साहब, उनका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, डिस्कंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब डिस्कंस्ट्रक्टेड होते हैं वो। मैंने क्या कहा, जीटी मेथड में सेंटेंसेस जो होते हैं वो डिस्कंस्ट्रक्टेड होते हैं, ट्रांसलेटेड होते हैं। अब कई स्टूडेंट्स मेरे को ये पूछेंगे कि सर ये डिस्कंस्ट्रक्टेड होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ गाइज कि जीटी मेथड में सेंटेंस का क्या नहीं होता है, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। जैसे LSRW के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, केवल रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस होता है, मैंने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस किया था। तो मैं कह सकता हूँ कि जीटी मेथड में जो सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है, उनका क्या नहीं होता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ये डिस्कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट रूल मेरा क्या हो जाएगा साहब, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि सेंटेंसेज आर, और ये मैंने लिख दिया डिसकंस्ट्रक्टेड। सेंटेंसेज इसमें क्या होते हैं, डिसकंस्ट्रक्टेड होते हैं एंड ट्रांसलेटेड, और क्या होते हैं साहब, ट्रांसलेटेड होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि जीटी मेथड में जो अपने सेंटेंसेस होंगे उनका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है, मैं कह सकता हूँ वो डिसकंस्ट्रक्टेड होते हैं और ट्रांसलेटेड होते हैं। ये तो अपन ने पहले भी बात की थी कि ट्रांसलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, ये अपन ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट मेरी जो बात आती है इसमें, वो क्या बात आती है कि साहब जीटी मेथड जो होता है, उस जीटी मेथड में जो अपना स्किल की बात करूँ, अगर मैं जीटी मेथड में बात करूँ आपके कि जीटी मेथड जो होता है ना बेटा, इसमें अपनी जो प्रोनंसिएशन जो होता है, उच्चारण जिसको बोलते हैं, प्रोनंसिएशन जो होता है ना, उसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मैंने क्या कहा कि जीटी मेथड में उच्चारण के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, बेसिकली इसमें ट्रांसलेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा साहब, सीधा लिख रहा हूँ मैं, वेरी लिटिल, मैंने क्या लिखा है, वेरी लिटिल अटेंशन। अटेंशन का मीन्स क्या हो जाएगा, ध्यान, ऑन प्रोनाउंसिएशन। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि जीटी मेथड जो होता है उसमें प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरा नेक्स्ट जो बात करूं मैं, नेक्स्ट इसमें बात करूंगा कि जीटी मेथड में क्या होता है, रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। अपन ने पहले भी बात की थी कि इसमें रीडिंग की ज़्यादा बात होती है, एक स्टूडेंट को रीड ज़्यादा करवाया जाता है, मतलब रटाया जाता है। ये अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ इसको, क्योंकि अब पढ़ चुके हैं। फिर मैं बात करूँ कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज होती है, मेरी बात समझिएगा कि मान लो कोई भी अपनी क्या होती है साहब, फॉरेन लैंग्वेज होती है। मैं फॉरेन लैंग्वेज को क्या बोल सकता हूँ, टारगेट लैंग्वेज बोल सकता हूँ, जो लैंग्वेज टीचर को सिखानी है। आई मेरी बात समझ में। जैसे मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी मातृभाषा हिंदी है, अंग्रेजी का टीचर आता है, मेरी बात समझना, अंग्रेजी का टीचर आता है, तो उस टीचर का टारगेट क्या होगा कि वो मेरे को क्या करेगा, इंग्लिश सिखाएगा। तो वो इंग्लिश मेरे लिए क्या हो गई साहब, क्या हो गई, फॉरेन लैंग्वेज हुई नहीं हुई, ठीक है, विदेशी भाषा हुई या नहीं हुई, क्योंकि वो मैं जानता ही नहीं हूँ, वो लैंग्वेज मैं जानता ही नहीं हूँ। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो फॉरेन लैंग्वेज जो होती है, ध्यान दीजिएगा, फॉरेन लैंग्वेज में, ठीक है, जो अपने वर्ड्स और फ्रेजेस जो होते हैं, फॉरेन लैंग्वेज में जो अपने वर्ड्स और जो फ्रेजेस होते हैं, उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में इंटरप्रीट कौन करता है, उनकी व्याख्या कौन करता है, ट्रांसलेशन करता है। कौन करता है गाइस, ट्रांसलेशन करता है। मैं सीधे शब्दों में आपको कहूँ कि ट्रांसलेशन जो होता है वो किसी फॉरेन लैंग्वेज में आने वाले वर्ड्स और फ्रेजेस की क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्या करता है, व्याख्या करता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लो कोई फॉरेन लैंग्वेज है, उस फॉरेन लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स हैं, जो भी फ्रेजेज हैं, उन वर्ड्स और फ्रेजेज की व्याख्या सबसे अच्छे तरीके से कौन करेगा साहब, अपना ट्रांसलेशन। हम ट्रांसलेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स को, उस फॉरेन लैंग्वेज के फ्रेजेस को अपन क्या कर सकते हैं, उनकी व्याख्या करके अपन समझ सकते हैं। तो ये रूल मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रूल क्या हो जाएगा कि जो ट्रांसलेशन जो होता है गाइस, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ट्रांसलेशन है, और ये मैंने लिख दिया इंटरप्रीट्स, ठीक है, इंटरप्रेट्स या प्रीट्स
ठीक है, और किसको इंटरप्रेट करता है? द वर्ड्स एंड phrases in a foreign language in the best possible manner। बेस्ट पॉसिबल मैनर में क्या करता है साहब? इनको ट्रांसलेट करता है। मतलब ट्रांसलेशन जो होता है वो किसी फॉरेन लैंग्वेज को मैं टारगेट लैंग्वेज बोल सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांसलेशन क्या करता है साहब? किसी फॉरेन लैंग्वेज में जो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से क्या कर सकता है साहब? इंटरप्रेट कर सकता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। ध्यान रखना, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अगर ट्रांसलेशन किसी फॉरेन लैंग्वेज में वर्ड्स और फ्रेजेस को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, तो मैं कह सकता हूं कि जीटी मेथड इज ए फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग मेथड। इसलिए मैं क्या क्या कह सकता हूं कि जीटी मेथड जो है वो फॉरेन, ठीक है, क्या साहब? लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं साहब कि इट इज ए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसको तारे सितारों से सजा लीजिए, ठीक है। मैंने क्या कहा है? फॉरेन लैंग्वेज का मतलब क्या होगा साहब? टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। तो जीटी मेथड को क्या कहा जा सकता है साहब? फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग मेथड भी कहा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, वो क्वेश्चन क्या है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जीटी मेथड इज यूज टू टीच। देखो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं साहब कि जीटी मेथड का क्या टीच करने के लिए, क्या पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ऑप्शन देखो कंफ्यूज करने वाले होता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पर ग्रामर, सेकंड ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साहब फॉरेन लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जिसको मैं टारगेट लैंग्वेज भी बोल सकता हूं, यहां लिख देता हूं मैं टारगेट लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन मैंने आपको दिया वोकैबुलरी, और लास्ट ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं वर्ड। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि जीटी मेथड का यूज क्या टीच करने के लिए किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड। वो क्या सोचते हैं कि साहब ग्रामर के लिए। ना जी, ग्रामर के लिए नहीं होता है। जबकि मैंने तो ये बताया था कि ग्रामर तो टेक्स्ट बुक से ली जाती है, ये बताया था मैंने आप लोगों को। ग्रामर पढ़ाने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। इसका यूज किसके लिए किया जाता है साहब? फॉरेन लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वर्ड पढ़ाने के लिए नहीं होता है। वर्ड तो यूनिट ऑफ टीचिंग होता है। मैंने आपको बताया था कि यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है जीटी मेथड में, ठीक है, वर्ड। और वोकैबुलरी ऑल्सो इज टेकन है फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक से। तो ग्रामर और वोकैबुलरी जो टेक्स्ट बुक से ली जाती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो जीटी मेथड का यूज जो होता है ना, वो क्या टीच करने के लिए किया जाता है? फॉरेन लैंग्वेज टीच करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक की क्वालिटीज अपन ने डिस्कस कर ली साहब। अब आज की जो अपनी इसमें लास्ट क्वालिटी होगी, जीटी मेथड का जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो क्या होगा कि साहब जो अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, अपने जो इडियम्स होते हैं, किसी फॉरेन लैंग्वेज के, किसी टारगेट लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर जानते हो, ढांचा, ठीक है, किसी फॉरेन लैंग्वेज का, किसी टारगेट लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ईडीएम जो होता है। अब देखो ईडीएम से कई बच्चे क्या होते हैं साहब कंफ्यूज होते हैं कि मुहावरा होता है।
ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मुहावरा होता है, लेकिन जब भी अपन टीचिंग मेथड पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा इडियम यहाँ पर मुहावरे का अर्थ नहीं देगा, ये अर्थ किसका देगा, बोलचाल की भाषा का। किसका अर्थ देगा, बोलचाल की भाषा का। तो मैं आपको अगला रूल पढ़ाने जा रहा हूं, वो क्या है कि किसी टारगेट लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर और जो इडियम होता है उसको अपन बेस्ट पॉसिबल तरीके से या फिर बेस्ट तरीके से एसिमिलेट कैसे कर सकते हैं साहब, किस तरीके से कर सकते हैं साहब, ठीक है, इंटरप्रिटेशन से। कैसे, व्याख्या से, बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, एक ऑप्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक वो लिख देता हूँ कि साहब स्ट्रक्चर्स एंड इडियम्स, या इडियम लिख देता हूं, ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज, इसको फॉरेन लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि टारगेट लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स और इडियम जो होते हैं, इडियम का मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं बोलचाल की भाषा, मैं सीधा बोलचाल ही लिख रहा हूं कि स्ट्रक्चर्स एंड इडियम ऑफ द टारगेट लैंग्वेज कैन बी बेस्ट एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड का मीन्स क्या होता है गाइस, एसिमिलेटेड का मीन्स होता है पचाना। कैन बी बेस्ट एसिमिलेटेड, पचाना, सामंजस्य बिठा लेना, अनुकूल बना देना। कैन बी बेस्ट एसिमिलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ, और ये मैंने लिख दिया यहां पर इंटरप्रिटेशन। देखो आपको समझ में नहीं आया, मेरे को पता है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन आपके सामने कर देता हूँ कि मान लो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है, कोई भी टारगेट लैंग्वेज अपनी है, उसका जो स्ट्रक्चर जो होगा, जो ढांचा होगा, और उसकी जो बोलचाल की जो भाषाएं जिसको अपन इडियम बोलते हैं, ठीक है, उनको अपन हिसाब सबसे अच्छे तरीके से एसिमिलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अनुकूल कैसे बना सकते हैं, केवल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। इंटरप्रिटेशन का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, व्याख्या। अपन व्याख्या करके, इंटरप्रीट करके अपन क्या कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स और इडियम्स को क्या कर सकते हैं, एसिमिलेट कर सकते हैं। कैन बी बेस्ट एसिमिलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये आपके क्या हो जाते हैं गाइस, यहाँ पर आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, किसके साथ, जीटी मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या है वो भी देख लें आप। क्वेश्चन क्या है साहब, जीटी मेथड गोज फ्रॉम, ऑप्शन दे रहा हूं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ध्यान देते जाए। ऐसे मैंने बी में लिख दिया डेफिनेट टू इंडेफिनेट, ऐसे ही मैं लिख दूं यहां पर। नेक्स्ट मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, या सीधा ऑप्शन दे रहा हूं ऑल ऑफ द अबव। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है कि जीटी मेथड कहां से कहां तक चलता है, ये आपको बताना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डेफिनेट टू इंडेफिनेट, या फिर ऑल। समझना साहब, मैंने जीटी मेथड में आपको एक चीज बताई थी कि जीटी मेथड में क्या होता है, पहले रूल दिया जाता है और फिर क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है। बताओ आप स्टूडेंट्स को कोई रूल अगर आप बता देते हैं और फिर एग्जाम्पल देते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बताओ उस एग्जाम्पल को सोल्व करना इजी होगा या हार्ड होगा, आपका आंसर क्या होगा, इजी होगा। तो मैं कह सकता हूं कि साहब कि जीटी मेथड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। सही बात है या नहीं? सिंपल का मतलब आप उसे रूल बता देंगे, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उसके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो पहले वाला भी सही है। दूसरी चीज वही, अगर बच्चे को आप रूल बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, तो डेफिनेट जो रूल, अगर आप किसी बच्चे को डेफिनेट कोई रूल बताते हैं आप,
तो वो इंडेफिनेट एग्जाम्पल्स को भी क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। तो साहब यहाँ पर डेफिनेट टू इंडेफिनेट भी चल सकता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जीटी मेथड जो होता है ना वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी चलता है और डेफिनेट से इंडेफिनेट फॉर्म में भी चलता है, प्रक्रिया में भी चलता है। तो ये जीटी मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में जीटी मेथड के आगे के अपन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और जीटी मेथड का जो अपना पार्ट है उसको अपन हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। घर पे रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।